टेस्ट नंबर 9 जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज का 9 नंबर का टेस्ट है वन लाइनर, जिसमें से लगभग 5 से 7 सवाल इसी टेस्ट में से आते हैं। जिन पर निशान लगवाया जाएगा उन पर निशान लगा लेंगे और उनको अपने पढ़ने के हिसाब से हाईलाइट कर लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, थोड़ा फास्ट चलेंगे आज क्योंकि इसमें थोड़ा समझाने का ज़्यादा है। काम का कम है लेकिन समझाने का बहुत ज़्यादा है। तेल रंगों में मोम को मिलाकर हल्का गर्म करके कैनवास पर लगाना कहलाता है एन कास्टिंग। धरातल पर चित्रण के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर जो रचना की जाती है वह कहलाती है कोलाज। ये कोलाज ही है सामने। कोलाज है, विभिन्न तरीके हो सकते हैं कोलाज के। कोलाज में क्या है कि उसमें जो बेकार की वस्तुएं हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमारे आसपास बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। उनको किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं और अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, उसके अंतर ये जो है कला की शैली है जिसको कोलाज बोलते हैं। कोलाज में कोई कतरन भी हो सकती है कपड़ों की, छोटे लकड़ियों के टुकड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके पास बेकार की वस्तुएं हैं उन सब से कोलाज बनाया जा सकता है। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, देखा होगा आपने, बनाते रहते हैं बच्चे। कोलाज की किट भी आती है अब तो बाजार में। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर सवाल। सर्वप्रथम कोलाज का प्रयोग किसके चित्रों में हुआ? हाँ, पिकासो व ब्राक। इसी में लिख लीजिए यहाँ पर, कोलाज की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। कोलाज की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। इसी का दूसरा प्रश्न लिखिएगा। क्यूबिस्ट कलाकारों ने, क्यूबिस्ट किसे कहते हैं? जो क्यूबिज्म घनाकृतियां बनाते हैं, क्यूबिस्ट कलाकारों ने कोलाज का प्रयोग किया। कोलाज की जो शुरुआत है, मेरी तरफ ध्यान दो, एक रोचक तरीके से हुई थी। ध्यान दीजिएगा, बेहद रोचक तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। जो ब्राक और कौन है? पिकासो। दोनों क्या थे? मित्रता थी दोनों में। दोनों मित्रों का काम था सुबह उठ करके घूमने के लिए जाना। उनकी दिनचर्या में शामिल था। उनको रोजाना जाकर के नए नए दृश्य देखना, उगते हुए सूर्य के दृश्य देखना, प्राकृतिक दृश्य देखना, यह उनका वर्क था। एक दिन दोनों दोस्त घर से निकले तो जैसे ही रास्ते में जा रहे थे, वहां पर पंख पड़े थे, कुछ कबूतर के या किसी पक्षी के पंख पड़े हुए थे। पंख के ऊपर जैसे बच्चों को यहाँ पे लगाने का मास्क आता था, मास्क आंखों पे लगाते थे ना, जो क्रिस्ट पिक्चर में दिखाए गए हैं, उस तरीके का कोई किसी बच्चे का टूटा फूटा एक मास्क भी वहीं पड़ा था उन पंख के ऊपर। पंख उस मास्क से थोड़े से ऊपर थे, थोड़े नीचे थे। ब्राक इन दोनों मित्रों की उसको देख करके एक आइडिया आया कि देखो कितना सुंदर लग रहा है। उन्होंने उससे आइडिया ले लिया। आइडिया लेकर के कोलाज की शुरुआत की। तो इसकी जो शुरुआत है बेहद रोचक है। तो यहां से शुरुआत होती है इसकी, कोलाज की। कोलाज कोई एक भी ऐसा वो नहीं है कि जो है इसको बांध दिया जाए किसी में, बंधेगा नहीं कोलाज। कोलाज किसी कतरन से किया जा सकता, पत्रिका की कतरन से किया जा सकता, इससे लकड़ियों से किया जा सकता, उसकी कतरन से,
या पेंसिल के जो छिलके छील करके बनाते हैं उससे किया जा सकता है। हाँ, कार्ड से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। आप में क्या है, माइंड क्रिएटिव होना चाहिए आपका, उससे आप बना सकते हैं उसको। एक सवाल आता है कोलाज का, ठीक है भाई, एक ही सवाल आएगा बस कोलाज का। जिस पेंटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ईजल पेंटिंग। ईजल यानी कि जो इजी होती है ले जाने में, इजी से ईजल बना दिया, ईजल पेंटिंग। एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग करना कहलाता है मिश्रित माध्यम। धातु की समतल प्लेट को तेज चाकू से छीलकर उस पर चित्र खोद लिया जाता है मेटल इनग्रेविंग में। मेटल इनग्रेविंग। ये तो हो गया कोलाज, ठीक है। एक होता मिक्स मीडिया कोलाज। ये मिक्स मीडिया कोलाज है। मिक्स मीडिया का मतलब, कोलाज तो क्या हो गया, एक कतरन से हो गया। मिक्स मीडिया में क्या है, इसमें आकृतियां बनाई हुई है, हर एक चीज है जो से घर में बेकार चाबी है सामान है उससे भी बना दिया है। तो ये मिक्स, इसको कहेंगे जिसमें मिक्स होंगी सारी चीजें, उसको क्या कहेंगे, मिक्स मीडिया कोलाज। जो साधारणतः बना हुआ उसको क्या कहेंगे, कोलाज। बस दो ही श्रेणी है इसमें। अब पूछ लेगा मिक्स मीडिया कोलाज और कोलाज में अंतर क्या है, क्या है सर? कोलाज सिर्फ एक ही चीज बना सकते हैं और मिक्स में जो भी घर में वेस्ट मटेरियल है, जैसे ये है, इसमें क्या है, उसमें चित्र भी है और जो बेकार कोई फोटो पड़ा था वो भी लगा दिया, जो सामान था वो भी लगा दिया, जो बटन थे इधर उधर बेकार के वो सब इसमें लगा दिए। तो इसको क्या कहेंगे, मिक्स मीडिया कोलाज। मिक्स मीडिया कोलाज के अंतर्गत ही आते हैं सभी। चलिए आगे देखते हैं। छह नंबर, ओके। धातु की समतल प्लेट को तेज चाकू से छीलकर उस पर चित्र खोद लिया जाता है, इसको कहते हैं मेटल इनग्रेविंग। सर्वप्रथम हाथी दांत पर चित्रण करना प्रारंभ कहां से हुआ, हाँ, यूरोप। यूरोप। फिर इसके बाद जो आएगा पेपर में वो आएगा यूरोप। इसके बाद कहां पे हुआ, भारत। लिख लीजिए इनको। अफ्रीका। अफ्रीका में चूंकि क्या है वहां ज्यादा, हाँ, हाथी ज्यादा है, तो अफ्रीका। अफ्रीका, एशिया, चीन, जापान। अब क्यों नहीं होता इस पर वर्क, क्योंकि हाथी के शिकार पर क्या लगा दी सरकार ने, रोक लगाई हुई है। जैसे ये देख रहे हैं हाथी के सींग है, इन पर चित्रकारी की गई है। देखो कितने अच्छे से किया हुआ है। हाँ, ये सब इसी तरह हाथी के दांत पर की हुई चित्रकारी है, सारी की सारी। आभूषण भी बनाए जा सकते हैं इनसे, और विभिन्न प्रकार की जा सकती है, जो बेहद महंगे महंगे बिकते हैं ये सब आइटम इनके। अच्छा, अलग अलग देश की चित्रकारी है, थोड़ा थोड़ा अंतर भी है उनमें। अफ्रीका में अलग है, एशिया में अलग है, यूरोप में अलग है, ठीक है, लेकिन है सब मिलती जुलती ही है, ऐसी ही है। एक सवाल आएगा, एक सवाल आएगा भाई इसका।
अगला है 8 नंबर, कपड़े पर अत्यंत प्राचीन काल से चित्रण होता आया है। पट चित्रण का। पट चित्रण के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? रेशमी। रेशमी। पट चित्रण को थानका के नाम से जाना जाता है। चीन में सतह से कम उभरी मूर्ति को कहा जाता है लो रिलीफ। लो रिलीफ। ये पहले भी आप देख चुके हैं, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में भी क्या है? लो रिलीफ के उदाहरण है बहुत सारे। लो रिलीफ किसे कहेंगे? हाँ, सतह से कम उभरी हुई मूर्ति को क्या कहेंगे? सॉरी, आकृति को क्या कहेंगे? लो रिलीफ। और सतह से अधिक उभरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? हाई रिलीफ। फिर तीसरा भी एक रिलीफ है, वो कहते हैं रिंग रिलीफ। रिंग रिलीफ में क्या आएंगे? जो 3D आएंगे, लेकिन वो किस में होंगे? आयत में होंगे, सॉरी व्रत में होंगे। व्रत हो सकता है, लघु व्रत भी हो सकता है, वो दीर्घ व्रत भी हो सकता है। ठीक है, होंगे व्रत में। तो रिलीफ कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, हाई, लो और रिंग रिलीफ। अब इनमें तीनों के उदाहरण पूछ लेगा, भाई लो रिलीफ का उदाहरण बताइए, हाई रिलीफ का उदाहरण बताइए, या रिंग रिलीफ का उदाहरण बताइए। अब पूछ लेगा निम्नलिखित में से रिंग रिलीफ का एक उदाहरण है। एक सवाल आएगा, केवल एक ही सवाल आएगा यहाँ से। अब जैसे ये है, ये कहाँ पर है? अजंता की। जैसे ये है, ये सतह से क्या है तो सतह में ही, नहीं, लो रिलीफ का ही उदाहरण है। अभी हाई दिखाएंगे। लो रिलीफ का ही उदाहरण है। जो सतह से ज्यादा उभरी हुई है उन्हें क्या कहेंगे? हाँ, होती मूर्तियां ही हैं, होती भी 3D हैं। जैसे ये है, ये क्या है? ये लो रिलीफ का उदाहरण है। लो रिलीफ क्यों कहेंगे? सतह से, ये क्या है? कॉइन है। ये कॉइन है। भारत में भी चलते थे कभी अंग्रेजी शासन काल में, अब भी चलते हैं, अभी भी है ना सिक्के। जैसे ये है, ये किसके अंतर्गत आएगा वैसे? नहीं, लो रिलीफ आएगा। हाँ, रिंग रिलीफ के अंतर्गत आएगा। अगर पूछ लेगा इंडियन कॉइन किस रिलीफ के अंतर्गत आएगा? रिंग रिलीफ के अंतर्गत। किसमें? लो रिलीफ में। एक सवाल निश्चित आता है यहाँ से। जैसे ये है दीवार पर बना हुआ, ये भी लो रिलीफ का उदाहरण है। अब देखते हैं हाई रिलीफ।
जैसे ये है, ये कैसा है, ये हाई रिलीफ है। अपने आप मतलब देखने से आपको खुद पता चल जाएगा लो रिलीफ है हाई रिलीफ है, छूने से ही पता चल जाएगा हाई रिलीफ है लो रिलीफ है, देखने से पता चल जाएगा रिंग रिलीफ है या अदर रिलीफ है। अभी ये हाई रिलीफ क्यों कहेंगे, क्योंकि पूरी पूरी आकृति दिखाई हुई है। उसमें क्या है, पत्थर से उभारी हुई है, लेकिन पूरी नहीं है वो, लेकिन पत्थर से उभरी हुई है। अभी ये आकृति उससे भी बनाई जाती है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस से बनवा लेते हैं लोग घरों में। अब ये जैसे ये है, देखो ये किसका उदाहरण है, हाई रिलीफ का। हाई रिलीफ का पूरी आकृति दिख रही है। ये किस रिलीफ का उदाहरण है, रिंग रिलीफ का। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट होते हैं, पोर्ट्रेट जैसे पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट किसका है, हाई रिलीफ का हो गया ये वाला। जैसे ये हाई रिलीफ का पोर्ट्रेट है, ठीक है ना। मतलब देखने से आपको पता चल जाएगा लो रिलीफ और हाई रिलीफ में बेहद आसानी से अंतर। लिखिएगा कौन सा सवाल है। सतह से अधिक उभरी मूर्ति को क्या कहेंगे, हाई रिलीफ। इसमें क्या आ जाएगा, पोर्ट्रेट आ जाएंगे, अशोक पिलर आ जाएगा, मंदिर की कला आ जाएगी हाई रिलीफ में। और लो रिलीफ में क्या आ जाएंगे, कॉइन्स आ जाएंगे, अजंता की कृतियां आ जाएंगी, भारतीय कॉइन्स आ जाएंगे। तो ऐसा कोई एक उदाहरण पूछेगा, निम्नलिखित में से हाई रिलीफ का उदाहरण है, या निम्नलिखित में से लो रिलीफ का उदाहरण है, निम्नलिखित में से रिंग रिलीफ का उदाहरण है। तेरह नंबर सवाल है, रिंग रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं त्रिआयामी गोलाकार आकृति को, त्रिआयामी गोलाकार आकृति को। जैसे ये है, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब रिंग रिलीफ के उदाहरण है। ये कैसी होंगी, ये तीन आकार में होंगी। कैसी, एक तो व्रत में हो सकती हैं, होंगी व्रत में ही, कोई दीर्घ व्रत हो सकता है, कोई लघु व्रत हो सकता है। जैसे बॉल है, बॉल को दबाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, अंडाकार हो जाएगी। जैसे अंडा है वो भी किस में आ जाएगा, रिंग रिलीफ में ही आएगा। और बॉल है, बॉल किस में आएगी, रिंग रिलीफ में आ जाएगी। अब अंडा क्या है, दीर्घ व्रत में, अगर उसको आकृति चेंज कर देंगे, मतलब स्थान कोई इधर से इधर कर देंगे तो लघु और दीर्घ व्रत में बदल जाएगा। वो एक रिंग है ही है, व्रत, लघु व्रत और दीर्घ व्रत, इनमें नहीं होंगे, जितने भी होंगे सब इन्हीं में होंगे। ये मतलब तीन ही आकृति होंगी इसकी। कौन कौन सी, नो नो, हाँ, लघु व्रत, दीर्घ व्रत और व्रत है। तीनों किसकी श्रेणी है व्रत की श्रेणी तीनों। जैसे ये है, ये क्या है, रिंग है, तो इसको क्या कहेंगे, रिंग रिलीफ बोलेंगे। जैसे ये देखिए,
ये भी इसी का उदाहरण है। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। क्या याद आ गया मोनिका? ये है हिस्टोरिकल उदाहरण है रिंग रिलीफ के। इसमें क्या है, किसी राजा का चित्र छपा हुआ है, किसी याद में किसी ने अंगूठी बनवा ली किसी रानी की में, तो उसने उसका चित्र छपवा लिया, किसी ने शेर का छपवा लिया, यानी जो संबंधित घटना थी वो इसमें बनी हुई है। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल है। हाँ, नाम भी गुदवा लिया। जैसे ये मोहर है, मोहर किसका उदाहरण है? ये लो रिलीफ का उदाहरण है, लेकिन आएगा किसमें? रिंग रिलीफ में। क्योंकि क्या है, ये व्रत है। जितनी भी कंपनियां होती हैं, कंपनियों के लोगो बने हुए होते हैं। जैसे सूज है, सूज के ऊपर भी लोगो बना हुआ होता, तो वो या तो व्रत में होगा, अर्धव्रत में होगा, या दीर्घ व्रत में होगा, या लघु व्रत में होगा इसी में ही। तो ये उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे कंपनी के लोग बने नहीं रहते, यहाँ पर देखे होंगे आपने, यहाँ पर बने हुए होते हैं, लिखा हुआ भी होता है, कॉलर पे बना हुआ होता है। तो जितनी भी कंपनियां, उनके जो लोगो हैं वो किस के अंतर्गत आएंगे? रिंग रिलीफ के अंतर्गत आएंगे। सर बटन भी उसी में आएंगे सर? हाँ जी, उसी में आएंगे जब रिंग है। मतलब बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। जैसे ये कितना अच्छा दे रखा है, फिर रिंग रिलीफ है, लेकिन कौन सा है इसमें रिलीफ? लो रिलीफ है। वेरी गुड, समझ में आ गया? क्लियर है ना एकदम से? गुड। अच्छा, जो ये रिलीफ का कार्य लकड़ी में भी हो सकता है। जैसे कुर्सियां बनती हैं, दिखा सकते हैं, वुड रिलीफ। क्या कह रहा हूँ जी का? सर मना कर रहा तो बताया सर को भी। जैसे लोगो बनवा लेते हैं ना, कंपनियों के लोगो बनवा लेते हैं। जैसे ये है यहाँ पर दे रखे हैं, इसमें देख रहे हैं सही, ऐसे लोगो बनवाए हुए हैं ना, किसमें ये? हाँ, ये सब रिंग रिलीफ में है। तो कंपनी का भी नाम पूछ लेगा, उस कंपनी का लोगो किसमें है? सैमसंग का किसमें है? सर्कल में सर। हाँ, रिंग में ही आया। हाँ, रिंग रिलीफ में ही है। और एलजी का किसमें है? वो भी सर रिंग रिलीफ में ही है। एल बन के हाँ, जी है ना। जी जी जी, मतलब क्लियर है आपका? सर जो लोग होते हैं ये मतलब वैसे होते हैं ना सर, ये उल्टे, मतलब उल्टी राइटिंग में होते हैं ना, होते हैं इसमें। ऐसा है, कोई भी चीज छापी जाती है तो उल्टी ही उसके उकेरी जाती है, तभी तो सीधा छापेगी। जैसे मोहर है, जिससे हम आपके इस पे टेस्ट पेपर पे लगी हुई है मोहर, वो कैसी बनी है? उल्टी तो बनी है, तभी वो सीधी छपेगी।
आपने जो पहले पूर्व समय में देखा होगा, जब होली पर गांव में होता था, शहरों का तो नहीं पता, उसमें जो आलू होता है पोटैटो, उसको आधा काट करके उस पर कुछ भी लिख करके छाप लेते थे, तो वो उल्टा ही लिखा जाता तो सीधा छपेगा। अगर आप उसमें सीधा लिखेंगे तो कैसा छपेगा। अब जो ये कैमरा है, कैमरा से अगर आप सेल्फी लेंगे तो पीछे का लिखा हुआ कैसा आएगा, उल्टा ही आएगा भाई उसमें, है ना। सर आपकी वीडियो में कहीं आ रहा है सब। हाँ वो इसीलिए तो आ रहा है। हाँ जब अंबिका नहीं होती तो कैमरा मुझे इधर को लगाना पड़ता है। सर इसमें एक सेटिंग होती है, उसमें बताता है। कर देना। अब कौन सा चलेगा। हाँ क्ले। सिक्का रुपया की नक्काशी किसका उदाहरण है। 3D। हाँ 3D है, किसका है, लो रिलीफ का उदाहरण है। क्ले क्या है, एक प्रकार की मिट्टी है। मूर्ति निर्माण हेतु किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, चिकनी एवं लचीली, जिसको हर दिशा से देखा जा सके, उसे कहते हैं मूर्ति। हाँ 3D। मूर्ति में आदमी की हड्डी की तरह अर्थात कंकाल का काम करता है, वह कहलाता है क्या, आर्मेचर। आर्मेचर तार का भी बन सकता है, लकड़ी का भी बन सकता है और फोम का भी बन सकता है। फोम 3 तरीके का आर्मेचर होता है। तार का कहाँ पे बनाएंगे, जो मूर्ति है, क्योंकि तार कैसा है, तो थोड़ा हार्ड होता है, तो जो मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे तो उसको क्या है, साधने में उसका कार्य करेगा, उसको संभालेगा। फिर लकड़ी का आर्मेचर, लकड़ी का भी जैसे इसका तार का बना है वैसे ही लकड़ी का भी आर्मेचर बना सकते हैं। लकड़ी का आर्मेचर बना है, उसके ऊपर मूर्ति का निर्माण कर दिया मिट्टी की। फिर है फोम का, फोम का आर्मेचर भी बनाया जा सकता है। फोम क्या है, सबसे बेहद आसान होता है क्योंकि आसानी से कट जाता है और आसानी से उसको मोल्ड भी किया जा सकता है किसी भी शेप में। मिट्टी के पके हुए बर्तनों को कहा जाता है टेराकोटा। टेराकोटा के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। मैं समझता हूं किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा, टेराकोटा से 1-2 सवाल जरूर आएंगे। टेराकोटा बनाने दिखाने की जरूरत तो नहीं है। टेराकोटा बनाने की कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। हाँ 2। चलो एक बार दिखाई देते हैं भाई, तो हम भी कई बार दिखाया भी नहीं है। ये आर्मेचर है। एक सवाल आएगा, जैसे ये है, मूर्ति बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है, उसकी आकृति बनाएंगे तार से। क्यों, क्योंकि अब इसके ऊपर बनाई जाएगी, उसका डिजाइनिंग पहले ही वो कर लेते हैं ताकि वो मजबूत रहे, सदा रहे, आसानी से टूटे नहीं। जैसे ये है, अगर घोड़ा बनाना तो पहले घोड़े का तार का आर्मेचर बनाएंगे। आर्मेचर बना लिया, अब इसके ऊपर आकृति आसानी से बनाई जा सकती है। जैसे ये है, किसी व्यक्ति की मूर्ति बनाई जा रही है तो पहले कंकाल किसका बना रखा, पहले कंकाल बनाया हुआ है ना, हाँ तार का पहले आर्मेचर बनाया हुआ, उसके बाद इस पर मूर्ति बनाई जाएगी। जैसे ये है, इसमें दिखा रखा सही। अभी क्या है, खाली आर्मेचर है। आर्मेचर के बाद अच्छा, ये एक सीटिंग में काम नहीं होता। एक सीटिंग का मतलब है एक ही बार में काम नहीं होगा। ये आला प्राइमा नहीं है कि अभी एक ही उसमें काम कर दे। इसमें क्या है, टाइम चाहिएगा। पहले इसको जहां जहां पर मुख्य है वहां पर क्या है, मिट्टी लगा दी जाएगी। लगाने के बाद उसको सूखने दिया जाएगा, उसके बाद फिर इसमें काम होगा, फिर सूखने दिया जाएगा, फिर काम होगा, फिर सूखने दिया जाएगा, फिर इसको फाइनल टच दिया जाएगा। तो आर्मेचर का क्या काम हो गया, मजबूती प्रदान करता है आर्मेचर। जैसे आर्मेचर नहीं होगा तो क्या होगा, ये कमजोर हो जाएंगे। अगर व्यक्ति के अंदर हड्डियां नहीं होंगी तो कैसा हो जाएगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, मजबूती नहीं होगी उसमें। अगर कहीं से पैर की हड्डी टूट जाए, चल पाते हैं। हाँ, तो वही काम है आर्मेचर का चित्रकला, इसमें मूर्ति कला में जो काम शरीर में हड्डियों का है वही मूर्ति कला में किसका है, आर्मेचर का काम है। देखो ये कितना अच्छा बनाया हुआ। अब इसके ऊपर जो है
कार्य किया जाएगा। ये क्या है? वायर आर्मेचर। एक होता है वुड आर्मेचर। वुड आर्मेचर वुड आर्मेचर। वुड आर्मेचर किसका बनेगा? भाई लकड़ी का बनेगा। जैसे ये है, पहले इनको जैसे उसमें क्या रिंग सॉरी तार का बनाया गया था, इसमें किसका बनाया जाएगा? लकड़ी का बनाया जाएगा। ये लकड़ी का आर्मेचर है। आर्मेचर, हाँ, कंकाल को सीधी भाषा में बोल दिया आपने, बिल्कुल कंकाल को ही आर्मेचर कहेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया किसका? वुड आर्मेचर। हाँ, वुड आर्मेचर। एक सवाल आएगा ऐसा। और तीसरा मैंने किसका बताया था? फॉर्म का। फॉर्म आर्मेचर। फॉर्म आर्मेचर की विशेषता क्या है? जैसे ये है आर्मेचर, पहले फॉर्म का बनाया हुआ है। फॉर्म का बनाने के लिए पहले क्या डालेंगे? उसमें वायर डालेंगे, उसके ऊपर फिर फॉर्म। जैसे ये सब फॉर्म के बनाए हुए हैं, इसको फॉर्म का आर्मेचर बोलेंगे। अब कितने प्रकार के हो गए आर्मेचर? कौन कौन से? वुड वायर फॉर्म। सबसे पहला कौन सा बताया था? वायर वाला आर्मेचर। दूसरा वुड आर्मेचर। तीसरा फॉर्म आर्मेचर। अब आगे लिखेंगे। टेराकोटा बनाने की कितनी विधियां मिलाई जाती हैं? 2। चाक पर बनाना और हाथ से बनाना। चाक किसे कहते हैं? चाक नहीं देखा तुमने? चाक वो नहीं, बोर्ड पे चलाने वाला चाक। बट्टा बनाते हैं। पहिए जैसा होता है। समझ गए आप? जी। चलो, ये वाला होगा, ये वाला तो नहीं। सर ये तो आधुनिक वाला है, इधर के इसके बराबर में ये वाला है जो, हाँ ये वाला है पुराना। ये क्या है? ये है चाक। चाक का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल में भी हुआ था, नहीं? वेरी गुड, नवपाषाण काल में हुआ था चाक का आविष्कार। ये चाक का है। अब इसका आधुनिक रूप भी होगा। जो आधुनिक है, देखो ये आधुनिक है। इसमें क्या है? बाकायदा मोटर वगैरह सब लगी हुई है। ये आधुनिक हो गया। काम वही है, लेकिन क्या है, जैसे मैंने बताया था, ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता। हर जगह काम करता है सूत्र। ये इसमें क्या था? शुरुआत तो तब से हो गई थी प्रागैतिहासिक काल से, लेकिन क्या है इसमें परिवर्तन जुड़ता गया, ज्ञान जुड़ता गया, परिवर्तन होता गया, आज आधुनिक रूप में आ चुका है। ये पुराना हो गया और ये नया हो गया। अब क्या है? ये यहाँ पैर से जब ज्यादा करना हो पैर से दबा दो, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कम करनी हो तो कम कर दो। तो अब यहाँ से ही काम हो जाता है। अब तो ये तो हो गया चाक मेथड। ये चाक से बनाना। एक होता है हाथ से बनाना। हाथ से बनाना उसको क्या कहेंगे? कॉइल मेथड। ये है, इसमें क्या है? ये हाथ से ही बनेगा। जैसे ये है, ये हाथ से बनेगा, ये हाथ से बनेगा। क्यों? डिजाइन। हाँ, क्योंकि इसमें ये कॉइल वाला डिजाइन है। इसके लिए पहले मिट्टी को कैसे बनाया जाता है? चिकनी बनाया जाता है। चिकना। और इस तरीके से इनको बनाएंगे। हाँ, बेलनाकार जैसे बनाया हुआ ना। तो ये किससे संभव है? ये हाथ से संभव है। तो इसमें हाथ से बनाया हुआ है। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि कॉइल के जैसा बनाते हैं पहले, तो क्या कहेंगे इसको? कॉइल मेथड। हाँ, कॉइल मेथड बोल दिया।
पोट्री बनाने का कॉइल मेथड कैसा है, किस पे बनाया जाता है, वो हाथ से ही बनाया जाएगा। इसके लिए चाक की जरूरत है क्या? नहीं है, इसके लिए चाक की जरूरत नहीं है। फिर एक है टेराकोटा मोल्ड, ये भी इसी का मेथड है। टेराकोटा मोल्ड जैसे ये है, जिससे गमले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, एक सांचा होता है जिसको फर्मा बोलते हैं। जैसे ये है, ये फर्मा बना हुआ है। इससे क्या है, विभिन्न प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं इस फर्मे से ही। मेरे पास है, स्कूल में रखे हुए हैं। जैसे ये है, ये डिजाइन किससे बना हुआ, ये फर्मे से। ना तो ये हाथ से बना हुआ उससे कॉइल विधि से, और ना ही ये चाक से बना हुआ। तो ये किससे बना हुआ, ये फर्मे से बना हुआ। इसको ये मोल्ड करके बनाया हुआ है। जैसे ये है, ये फर्मा है। ये विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं दीपावली दशहरा के लिए। तो इसमें मिट्टी भरी है, हल्का सा उसमें कुछ डालते हैं मिट्टी भरी, और इसको निकाल दिया, तो इस तरीके से डिजाइन बन जाएंगे। इसको कौन सा डिजाइन बोलेंगे, मोल्ड डिजाइन, टेराकोटा मोल्ड डिजाइन। अब है 3D, ध्यान से समझते रहिए, फिर दोबारा नहीं समझाया जाएगा। यस, बनाते हैं इसके से रबड़ के होते हैं सब सांचे, सब प्योर पे डाल दिया, उसको मतलब थोड़े से रखा, निकाल दिया। अच्छा, छत भी, मूर्ति भी, वहाँ बिकते हैं, बनते नहीं है। जड़ बताओ। ये 3D ऑब्जेक्ट है। टेराकोटा के क्या है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। क्यों है 3D, क्यों है 3D? हाँ, क्योंकि इसमें तीनों आयाम दिखाई दे रहे हैं। तीनों दिखाई दे रहे हैं, चारों। हाँ, आयाम तीन ही है। किसी में गहराई दिखाई दे रही है, किसी में मोटाई दिखाई दे रही है। जहां गहराई होगी, एक ही आयाम होगा उनमें से, मोटाई और गहराई में से। जैसे अंदर से खाली है तो क्या हो गया, तीसरा आयाम गहराई हो गया उसका। अगर ठोस है तो क्या हो गया, तीसरा आयाम मोटाई हो गया। लंबाई और चौड़ाई होगी। जैसे ये है, ये क्या है, क्यूब है, क्यूब, इसको घनाकृति बोलते हैं। हाँ, ये हो गए 3D ऑब्जेक्ट। तो पहला कौन सा बताया था, चाक पर बनाना, दूसरा हाथ से बनाना, तीसरा मोल्ड डालकर बनाना, थोड़ा सा 3D। अगला सवाल देखेंगे अब। सांचा में ढाली गई मूर्ति जब उस सांचा को खोलकर निकालते हैं तो उसे कहा जाता है कास्टिंग। प्लास्टर मोल्ड, ये आधुनिक है। जैसे छत पे बनवा लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्लास्टर मोल्ड बोलते हैं। प्लास्टर मोल्ड इसे छत पे बनवा लेते हैं। डिजाइन है विभिन्न प्रकार के। जैसे ये है, ये बना रहा है, इससे
ये सैंपल है इसका। इसका पहले क्या है, ऐसी कटिंग करके कोई फर्मा बनाएंगे और उससे फिर डिजाइन बनाते जाएंगे। ये तो देखा होगा आपने, उसे नहीं सोचो क्या होता हो, जो चीज बनी है वो खराब भी होगी। आप हमें केवल ये दिखाना है। अब इसी में कॉपर मोल्ड भी होता है। अब ये किससे बना हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। अगर इसमें कॉपर है तो किससे बनेगा वो, कॉपर से बनेगा। ये कॉपर मोल्ड हो गया। इसके लिए क्या है, इसके लिए पहले फर्मा बनाया जाता, जैसे उसमें फर्मा बनाया जाता है इसमें भी फर्मा बनाया जाएगा। ये फर्मा है, इसके बीच में कॉपर पिघला करके इसमें डाल दिया जाएगा, फर्मे को बंद करा जाएगा और वो आकृति तैयार। इसको क्या कहेंगे, कॉपर मोल्ड बोलेंगे। जैसे जो भी है ये सब कॉपर का जो सामान है ये मोल्डिंग से ही बना हुआ है। इनकी क्या होती है, डाई बनी हुई होती है पहले, उस डाई से बना करके इनको कंप्लीट किया जा सकता है। फिर इसके बाद होता है एल्यूमिनियम मोल्ड। एल्यूमिनियम मोल्ड, एल्यूमिनियम मोल्ड में क्या है, तो एल्यूमिनियम का सामान होगा, जैसे ये है, देख पा रहे हैं। हाँ, ये सब एल्यूमिनियम मोल्ड के अंतर्गत आएगा, जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। लिखने हैं इसी की श्रेणी है। आगे देखते हैं कौन सा सवाल है, 22। हाँ, मॉडल को छीलने व कास्टिंग करने की विधि कहलाती है कार्विंग। अगला, मूर्ति के विभिन्न पार्टों को जोड़ने की विधि कहलाती है बिल्डिंग। मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्लास्टर मोल्ड, कॉपर मोल्ड और एल्यूमिनियम मोल्ड। तीनों आप देख चुके हैं, ठीक है। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइज का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है। यह किसने कहा, लस्कर ने कहा। दृश्य संप्रेषण के अंतर्गत आता है होर्डिंग्स। कला विभाग का प्रमुख होता है कला निर्देशक। फास्ट लिखेंगे। विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मुख्य शीर्षक। मुख्य शीर्षक क्यों है, मुख्य शीर्षक कैसा बनाया जाएगा, बड़ा बनाया जाएगा, अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। स्त्री अश्लील चित्रण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वप्रथम 3100 ईसा पूर्व में कहाँ के निवासियों ने चित्रात्मक लिपि में चित्रों को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग प्रारंभ किया, सुमेर। संसार की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम चित्रों द्वारा लिपि का जन्म हुआ मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है, इराक। न्यू आर्ट का जन्म हुआ पेरिस में, फ्रांस में, यूरोप में। किसी ने जो भी लिखा सही कर दीजिए। विश्व में एक ऐसी लिपि है जो चित्रों से प्रारंभ होकर आज तक चित्रों द्वारा लिखी जाती है, चीनी लिपि। खरोष्टी लिपि में कितने चिन्ह थे, लगभग 37। ग्रंथ लिपि का आविष्कार किया ब्राह्मणों ने। सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना प्रारंभ किया गया था चीन में। प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लिथोग्राफी। राजा रविवर्मा ने किस सन में लिथोग्राफी प्रेस मुंबई में लगाई, किस समय लगाई, 1894 में। राजा रविवर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस में अपने चित्रों को किस विधि से छपवाया, ओलियोग्राफ विधि से। ग्रुप 8 की स्थापना किस दल के कलाकारों ने की, ग्राफिक कलाकारों द्वारा की गई थी। छापे खाने की मशीन द्वारा चित्र को छापने की विधि कहलाती है ओलियोग्राफ। माउस में कितने बटन होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी कला का ही रूप है, इसलिए एक सवाल कंप्यूटर का भी निश्चित आता है, निर्धारित है, वो कोर्स में ही निर्धारित है। अब वो कोई सा भी आ सकता है। माउस में कितने बटन होते हैं, 3, लेफ्ट, राइट और मिडिल।
जिसको और भी किसी नाम से जानते हैं। रिंग। हाँ, सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, यह स्थायी मेमोरी है जिसे परिवर्तित भी किया जा सकता है, यह है हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। डिजाइन की छपाई के लिए लेजर किरणों का प्रयोग होता है, लेजर प्रिंटर में। मॉडेम का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट के लिए। इमेज को मिटाया जाता है इरेजर टूल द्वारा। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है एडोब इलस्ट्रेटर। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। टाइप का आविष्कार किया मूवेबल टाइपों ने, इसको चल मुद्रण कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टोफर ने भी किया था, क्रिस्टोफर लाथल ने किया था 1868 में। 1868 में लिख लो वहीं पे। क्रिस्टोफर लोफर ने किया था, लाथम ने किया था 1868 में। अच्छा, एक और सवाल लिख लीजिए। हिंदी कीबोर्ड भारत में कृपानाथ मिश्र ने देवनागरी लिपि के लिए किया। गोवा के प्रेस से प्रथम पुस्तक कैटेसिमो डी डॉक्ट्रिन कब प्रकाशित की गई? 1556 में। मुंबई में प्रेस की स्थापना कब हुई? 1616 में। 1616 में। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1674 से 1675। सूरत निवासी भीमजी पारेख ने की थी। सूरत के निवासी थे भीमजी पारेख। मुद्रण यंत्र के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त होता है प्रेस। देवनागरी अक्षर मुद्रण ढालने का श्रेय किसको प्राप्त है? श्री जावाजी दादाजी को। घूम घूम कर छपाई करने वाली मशीन है रोटरी मशीन। लिथोग्राफी के आविष्कारक थे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अलायस सेनफेल्डर 1796 में की थी, जर्मन के लेखक थे। हाँ, बेरनियन इन्होंने 1796 में की थी। पुस्तक कला के अध्ययन से सबसे प्रमुख लाभ है आत्मनिर्भर बनना। कौन सी कला शिल्प कला की शाखा नहीं है? संगीत कला। पुस्तक का किनारा काटने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? कागज काटने का रंदा। कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, चीन में। प्रदेश में कौन सा नगर हस्त कागज के लिए सबसे अधिक विख्यात है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कालपी। समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सेट स्क्वायर का। इंपॉर्टेंट सवाल है। फोटो का अर्थ होता है प्रकाश। 1826 में सर्वप्रथम प्रकाश द्वारा स्थायी चित्र का निर्माण किया गया, जोसेफ नीप्से ने। कोडक द्वारा स्लाइड फिल्म का निर्माण किया गया 1946 में। भारत में सर्वप्रथम 1849 में पहले फोटो स्टूडियो की नींव डाली गई थी, कोलकाता में। ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरे में फिल्म लगती है 120 mm। फिल्म और पेपर एक्सपोज करने में समय की गणना करने के लिए प्रयोग होता है टाइमर का। सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिले? पल्लवरम, मद्रास। पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनते थे पुरापाषाण काल में। ये सब पढ़ चुके हैं आप, जितने भी अब सवाल आएंगे। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की? ब्रुसफुट ने।
इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, इनको ज़्यादा समझाएंगे नहीं। वह कौन सा स्थान है जहां पर पहली बार ब्रिटिश ने औजार की खोज की थी? पल्लवरम। किसने कुछ वर्ष पूर्व ही मध्य प्रदेश के मोरना जनपद के पहाड़गढ़ शिवपुर के कला क्षेत्र में लगभग 25,000 वर्ष पुराने चित्र खोजे हैं? प्रोफेसर DPS द्वारिकेश ने। आ चुका है पहले। औजारों को सुडौल एवं ज्यामितिक रूप प्रदान किया गया मध्य पाषाण काल में। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ब्रॉड्रिक। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगाट की है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह कौन सा स्थान है जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? पंचमढ़ी। प्रागैतिहासिक काल की कला के चित्रों के प्रमुख आधार हैं शिकार के दृश्य। प्राचीन काल में कला का प्रमुख स्रोत कहाँ से शुरू हुआ? गुफाओं से। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? शिला। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मिर्जापुर में है। ये वैसे दिखा चुके हैं, ये तो हम आपको, ठीक है। देहाती बांस से बनाई गाड़ियां चित्रित हैं मंदसौर में। मंदसौर में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? BH गार्डन को। महादेव बाजार में विशाल काय चित्र किसका प्राप्त हुआ है? बकरी का। इंपोर्टेंट सवाल है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी। जिराफ समूह एवं 4 धनुर्धारी आदि चित्र छेपांक स्टेंसिल पद्धति से निर्मित हैं। ये किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आजमगढ़। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आप पहले इनको पढ़ चुके हैं, कई बार समझा भी चुके हैं इनके बारे में। होशंगाबाद किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। सिंघनपुर के चित्रों की खोज सन 1910 में किसने की थी? W एंडरसन ने। पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय कब दिया? 1917 में। अमरनाथ ने सन 1913 में किस क्षेत्र के चित्रों का परिचय दिया? सिंघनपुर। घायल भैंसे का गुफा चित्र कहाँ है? सिंघनपुर में है। जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेट का मनोहारी दृश्य है और कुछ चारों ओर से उसे घेरते हुए चित्रित हैं। उनमें कुछ पशु हवा में उछल गए हैं तो कुछ जमीन पर गिर पड़े हैं। यह कहाँ का चित्र है? सिंघनपुर का है। भारतवर्ष में प्राचीन मानव का उद्गम सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मद्रास में। सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार था? तांबे का आविष्कार। इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले? आखेट के। जो तांबा ही ऐसी धातु है जिसके बनाए हुए जो शिल्प है वो लंबे समय तक, सबसे लंबे समय चलते हैं। क्यों? क्योंकि खराब नहीं होता वो। आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? पत्थर के। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करता था? मातृ देवी की। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली है? मुगेरिया, मध्य प्रदेश में। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करता था? गेरुआ। होशंगाबाद आजमगढ़ के शैल चित्रों को श्री मनोरंजन घोष ने किस सन में खोजा? 1922 में। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ शिला चित्रों से। इंपॉर्टेंट सवाल है। शैलाश्रय की दीवारों पर अंकित एक घेरे में 4 गतिशील मानव आकृतियों का रेखांकन बड़े मोहक ढंग से किया किस जगह हुआ है? कबरा पहाड़। अमरदत्त की पुस्तक ए फ्यू प्री हिस्टोरिकल्स एट द रॉक पेंटिंग्स ऑफ सिंघनपुर रायगढ़ स्टेट CP इंडिया इस प्रकाशित हुई थी 1931 में। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पाए गए? मिर्जापुर में। घोड़मंगर नामक स्थान किन पहाड़ियों पर स्थित है? कैमूर की पहाड़ियों पर, मिर्जापुर में। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्री जगदीश गुप्त। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ? 1878 में या 20वीं सदी में की शुरुआत में। 1826 में भी हुआ था, वो किसके अनुसार है? लेकिन चार्ल्स मैसन के द्वारा, चार्ल्स मैसन के अनुसार। 1921 में किसके अनुसार है? दयाराम साहनी के अनुसार है। 1922 में किसके अनुसार है? राखालदास बनर्जी के अनुसार है। ठीक है भाई, सारा क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। एक सवाल यहीं से आएगा तो 112 नंबर सवाल। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? हड़प्पा में। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो नामक नगर की कितनी दूरी है? 400 मील। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? डॉक्टर राखालदास बनर्जी। सिंधु वासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया? तांबा।
सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? लोहा। सामान्यतया सिंधुवासी किस पशु से अपरिचित थे? घोड़ा। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? बैल। विशाल स्नानागार की पानी की आपूर्ति के लिए बने स्नानागार की आकृति कैसी थी? हाँ, आयताकार। लंबाई कितनी थी? 11.88, चौड़ाई थी 7.01 और गहराई कितनी? 2.43 मीटर। पहले आ चुका है, बहुत बार लिख चुके हैं इसको। मोहनजोदड़ो की गढ़ी में सबसे आकर्षक एवं जलकुंड है, उसका माप क्या है? हाँ, 11.8। वो मीटर बता रहे हैं। वो मीटर में है, मीटर में। तो सर ये भी बोल दो सर, पता चला ये काट सर, वरना काट देते हैं सर। जलकुंड उसकी माप है 12 मीटर गुणा 7 मीटर गुणा 3 मीटर, लगभग में है ये, ठीक है। 12 गुणा 7 गुणा 3। अब 3 इसलिए बोल दिया, 2.43 है तो 3 मान लिया उसको, ठीक है। 11.8 है तो 12 मान लिया और 7.01 है तो 7 मान लिया, तो ये लगभग में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है अन्नागार। तांबा गलाने का कारखाना किस जगह मिला? हड़प्पा में। अग्नि वेदिकाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा। राजा संसार सिंह किसके उपासक थे? कृष्ण के। ये 125 सवाल आपके कंप्लीट।